नमस्कार, मैं उदय कुमार। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं बेहद विशेष कार्यक्रम भृगु ज्ञान बाय कौंजलीला में। जी हाँ पंकज जी, दर्शकों के वादे के मुताबिक आज हम चर्चा करेंगे भाभी और ननद के रिश्तों की, भाभी और देवर के रिश्तों की बात करेंगे आज हम इस कार्यक्रम में। तो और दिनों की तरह रिश्तों के बारे में जानकारी देने के लिए, रिश्तों को मधुर कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताने के लिए भृगु ज्ञान के जानकार विशेषज्ञ प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं पंकज जी। जी प्रोफेसर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोफेसर अग्रवाल, बिना लाग लपेट के आप ये बताइए कि भाभी और ननद का जो रिश्ता है उसको लेकर समाज में भ्रांतियां क्यों फैली हुई हैं जी कि ननद जो है वो भाभी जो है वो ननद को नहीं सुहाती और ननद जो है वो भाभी को नहीं सुहाती, आखिर ऐसा क्यों? जी, वो बहुत सिंपल सी एक यहाँ पर मैं आपको अगेन भृगु ज्ञान के माध्यम से बताऊंगा कि अगर माँ को पहला गुरु कहा गया, माँ जब बेटी को सिखा रही है तो जब स्कूल से वापस आती है, वही लिंक फिर से स्कूल का ही है कि जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो उसको माँ को ये समझना है कि कौन सी सहेली के साथ कैसे बात कर रही है, और बेटी को ये सिखाना है कि यहाँ पर जो तेरी बहन है तू अपनी बहन से सारी बातें नहीं कर पाती लेकिन सहेली से कर लेती है। तो ननद को तुम्हें सहेली के रूप में देखना है, बहन के रूप में नहीं देखना है। ठीक है, तो इतनी सी बात अगर समझ में आ जाएगी बेटी को तो जिंदगी में प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बहन से लड़ाई करते हुए भी वो सोचेगी कि मुझे किस तरह से लड़ाई करनी है। और मतलब बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जब बहन की बात आती है, क्योंकि वो अपने मेरी माँ को ना बता दे या मेरे से कोई गलती हो गई तो उसको किस रूप में देगी वगैरह वगैरह। बट सहेली की जब बात आती है तो उसको पता है कि ये मेरे सीक्रेट्स को सीक्रेट रखेगी, कौन सी बात बतानी है कौन सी बात नहीं बतानी है, इस चीज का ध्यान रखती है। सहेली और बहन में क्या फर्क है? बस ननद को अगर आप सहेली मान लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान चलेगी। आपका जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो सहेली की तरफ से होगा। नहीं ये तो ठीक है, भाभी के लिए बात नहीं, अपने भाभी जो है अपनी ननद को सहेली मान ले, ननद अपनी भाभी को क्या माने? पंकज जी, ननद भी तो माने उस तरह से, ना ठीक है हम सहेली मान लिए, लेकिन ननद अपनी भाभी को क्या माने प्रोफेसर साहब? शिष्य। अच्छा, कारण कि अपने भाई की जो हरकतें हैं। नहीं, ननद अपने आप को शिष्य माने? नहीं, ननद भाभी को शिष्य माने। अच्छा, कारण? हाँ, बड़ा सिंपल सी बात है। मतलब मैं यहाँ पर ननद को शिक्षक बनने को नहीं कह रहा हूँ, शिष्य मानना है, शिक्षक बनना नहीं है। इन दोनों में भी फर्क है। शिष्य क्यों मानना है? क्योंकि जो ननद है, जो लड़की है, जो ननद है, वो अपने भाई की हरकतों के बारे में जानती है, उसकी आदतों के बारे में जानती है, और कुछ आदतें माँ नहीं जानती, ननद ज्यादा जानती है, बहन ज्यादा जानती है नेचुरली, क्योंकि भाई बहन क्योंकि एक उम्र के होते हैं तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, स्कूल के एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। तो उसके बारे में बहू को गाइड ननद के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए अगर ननद बहू जो आई है भाभियां, उनको अगर शिष्य मान लेगी तो वो अपने भाई की जो आदतें हैं जो कि जिनका ध्यान रखना जरूरी है, वो अगर 4 आदतें बता देगी तो उनमें आपस में पति पत्नी के अंदर आपस में झगड़ा नहीं होगा, और ननद को फिर नेचुरली रिस्पेक्ट तो मिलेगी। मतलब अगर ननद ने एक दूसरे को समझ लेंगे, वो ननद के माध्यम से भाभी हाँ, समझ जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। जो पति है उसकी क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं उसमें। पंकज जी, इनका यही कहना है, आदतें मिली आदतें। जी पंकज जी, आप देखिए, बड़ी गूढ़ बातें उन्होंने बताई है, ये समझने वाली बात है, और बहुत ही मुझे लगता है कि जो आज के परिदृश्य में जो सारी बातें हो रही हैं वो बड़ी ही प्रैक्टिकल बातें जो प्रोफेसर साहब ने बताई है। ये समझने की बात है कि देखिए हम लोग सिर्फ स्कूल जाते हैं, सिर्फ हम लोग सिर्फ किताबी शिक्षा लेते हैं, लेकिन वैसी जो सामाजिक शिक्षा है या पारिवारिक शिक्षा है वो हमें शायद मालूम नहीं है, या मुझे लगता है कि कनेक्शन मिसिंग है। जो आपने कहीं ना कहीं वही जोड़ रहा है। हाँ, जो भृगु ज्ञान एक समय में जब स्थापित था, जो जानकारी उन्होंने ट्रांसफर हुई थी, बीच में जिस भी वजह से एक ऐसा दौर आया कि वो कनेक्शन छूट गए, टूट गए, लोग उस ज्ञान को भूल गए। तो ये बहुत अच्छी बातें प्रोफेसर साहब ने बताई है कि अगर आप सासू माँ और आप बहू हैं तो आपको सासू माँ को शिक्षक अध्यापक होनी चाहिए, शिक्षक की भी भूमिका में वो हो सकती है। और बेटी को शादी से पहले
माँ जो है उसकी अपनी उसको गुरु को सिखाना चाहिए कि बेटी को किस तरीके से स्कूल में समझना है। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं लागू होता है कि जब शादी के बाद माने कि जब भाभी बनके का दर्जा उनको मिलता है, जब नई परिवार में जब वो जुड़ती हैं वो, तो उनको एज ए सहेली के तौर पे माने एज ए बेस्ट फ्रेंड के तौर पे आपको जुड़ना है। हम आजकल अगर चूंकि हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स, जो बिल्कुल आपके साथ जीने मरने में आपके साथ होते हैं, आपके सारे रहस्यों को बहुत ही अपने सीक्रेट्स करके अपने दिलों के अंदर वो रखते हैं, क्लियर नहीं करते हैं। दोस्ती पे हम बाद में बात करेंगे। दोस्ती पे भाई ये भी एक इससे बड़ा रिश्ता है ही नहीं, इससे बड़ा तो कोई भी रिश्ता नहीं है। सहेली मतलब वही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरली, जो सब सीक्रेट्स एक दूसरे के जानते हैं, तभी तो बेस्ट फ्रेंड रिश्ता है ना प्रोफेसर साहब। इस पे हम बाद में किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज जो है हम लोग ननद और भाभी के रिश्ते के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि जब वो एक बहू आती है किसी घर में, तो अपने ननद को उसको जो है वो एक सहेली नहीं, ननद जो है वो उसको अपने भाभी को शिष्य के रूप में माने, जो वो है वो सहेली के रूप में माने। जी ठीक है। पंकज जी कुछ और पूछना चाहेंगे? अच्छा, हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की। मैंने हमने जो परिवार की जो बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं, जिससे परिवार में खुशहाली आती है, जिसमें माँ, बहू, सास, ननद, है ना, इन जो कैरेक्टर्स कह ले या फिर रिश्ते कह ले, इसकी बड़ी अहम भूमिका होती है, जिससे परिवार में शांति का माहौल स्थापित होता है, रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। जब ये रिश्ते मजबूत होंगे, विश्वास पैदा होता है, तो जाहिर सी बात है पति भी बहुत समृद्धि आती है, पति भी खुश होगा। जाहिर सी बात है घर में कलह कम होगा तो पति काम पे ध्यान दे पाएगा, है ना। और जाहिर सी बात है वो अच्छे खुश होगा तो कहीं बाहर जाएगा तो अच्छे डिसीजन, पूरा परिवार खुशहाल होगा और यूनिटी होती है बेसिकली। बिल्कुल, और समृद्धि आती है नेचुरली। जब अगर यूनिटी विश्वास होगा तो समृद्धि आएगी। अच्छा ठीक है, एक बार पंकज जी मैं दर्शकों को उससे जो है पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसको जो है अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मैं प्रोफेसर अग्रवाल से पूछना चाहता हूँ कि ये ननद भाभी का जो रिश्ता है उसमें बड़ी मधुरता, मतलब इसमें थोड़े से नोकझोंक की बात होती है, लेकिन ये जो भाभी देवर का जो रिश्ता है, ये तो बड़ा प्रेम का रिश्ता है। इसमें जो है भाभी को खूब बनती है अपने देवर से, और देवर की भी खूब बनती है अपने भाभी से। लेकिन ये तब तक बनती है जब तक कि देवर की शादी नहीं हो जाती है। इसको आप किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? जी, उसमें भी एक बहुत ही भृगुज्ञान ने बहुत एक सिंपल सी बात बताई है। जी, कहते हैं मतलब उसको अगर जोड़ लोगे तो ये समस्या आएगी नहीं। जी, जो आप समस्या की बात करें, कारण क्या है कि भाभी और देवर का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझने वाली बात है। जी हाँ बिल्कुल। उसमें बहुत सिंपल है, भाभी जब आ रही है तो वो देवर को भाई नहीं समझना उसको। ठीक है। वो कहते हैं कि एक स्टेटमेंट वाक्य जो है घूमता है विवाह के जब दौरान ज्यादा घूमा जाता है कि साली आदि घरवाली, और इसका जो डिफॉर्म्ड, इसका जो गलत डायरेक्शन में अगर समझा जाए तो लोगों ने ये समझ लिया कि देवर आधा घरवाला, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये समाज में गलत धारणा है, गलत सोचना। मतलब वो हो गई। एक्चुअली आज तक ये स्टेटमेंट सुनी नहीं होगी आपने कभी कि देवर आधा घरवाला, सुना है क्या कभी? नहीं सुना। लेकिन साली आधी घरवाली तो सुना ही है। तो पर ऑब्वियस मतलब है कि साली आधी घरवाली है कि नहीं है, उसको वो स्टेटमेंट के रूप में ही रह गया ज्यादातर। लेकिन देवर आधा घरवाला बनने के चक्कर में सारी की सारी समस्याएं शुरू हो गई। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बीच में आपको रोक के बोलना चाहूंगा, ये देवर जो है वो बिगड़ा हुआ रूप है द्विवर का। द्विवर मतलब दूसरा वर। जी, भगवान न करे किसी के जीवन में अगर उसका पति नहीं रह पाता है, उस केस में पहले भी होते रहा है पंकज जी कि उस द्विवर से जो है वो उस शादी जो हाँ उसकी शादी विवाह करने की प्रथा पहले भी थी, और अब भी कई जगह में आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेसर साहब, इसके ऊपर आप थोड़ा कुछ कहना चाहें? बहुत आसान है। देखिए, आज की तारीख में विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। जी, और ये जरूरी विधवा विवाह क्या है? ये होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि विवाह जो है उम्र से रिलेटेड है और किसी चीज से रिलेटेड है ही नहीं। और अगर आपकी विवाह के योग्य उम्र है तो विधवा विवाह कहते हैं। वैसे एक भृगुज्ञान ने ये जानकारी प्राप्त करवाई है। मैं कहता हूँ कि भृगुज्ञान की वजह से हमें ये समझ में आया कि भृगुज्ञान कहता है अगर विधवा 3 साल बिना किसी मतलब अपने उसमें रह ले तो वो फिर से वर्जिन क्या है उसको गिना जा सकता है। जी जी। तो नेचुरली फिर तो विवाह के लिए वो तैयार होगी ना।
विधवा होने के बाद सास उसको, सास ससुर उनको बेटी मानते हैं और बेटी की विदाई होती है। लेकिन विधवा होने के बाद, पहले नहीं, बेटी को बेटी मानना है, बहू को बहू मानना है, अगर रिश्तों में और रिश्तों की वजह से परिवार में समृद्धि को मेंटेन करना है तो। एक बार फिर से प्रोफेसर साहब पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि बहू को जो है वो बेटी नहीं मानना है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अगर बहू हमारी किसी कारण से विधवा हो जाती है तो सास ससुर के लिए वो फिर बेटी हो जाती है। पंकज जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, आप बोलिए इसके ऊपर क्या बोलना है। देखिए, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे राजा राम मोहन राय ने विधवा जो विवाह है, जो प्रथा थी उसको उन्होंने कुरीतियों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया, काफी सफलता मिली है। और अभी जो है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने काम किया था, उसके बाद विधवा विवाह का प्रचलन शुरू करवाया था, ये आप बोल रहे हैं। जी हाँ। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना कहीं भी घटती है तो कब बहू माने कब बेटी माने, क्योंकि हम एक क्या है अवस्था होती है, एक फेज होता है कि आपको उस फेज में बहू को बहू का दर्जा देना है, और एक फेज जब होता है कि कब सास और ससुर को बहू को बेटी का दर्जा मानना है। उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने बहुत बढ़िया डिफाइन किया चीज को। अच्छा, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा उसको वर्तमान परिदृश्य से जोड़ देते हैं। आप देखिए कि हम लोगों ने थोड़ी सी बात अपने पिछले एपिसोड में भी की थी, और मैं आपसे ये कहूंगा कि क्योंकि हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं उदय जी, ये हम आप तमाम जो है हमने भी कभी महसूस किया होगा हर परिवार में कि कुछ न कुछ छोटी मोटी फेज होता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और परिवार में जब आपसी तनाव होता है तो पूरा जो समझिए कि एक परिवार बिखरने लगता है, आपकी आर्थिक हानि होने लगती है ना, आपकी जो है एक तरीके से मानसिक शांति छिन्न हो जाती है। और परिवार जब अलग अलग होता है तो आप कई मायनों में कमजोर हो जाते हैं, समाज में भी जो है आपकी प्रतिष्ठा का भी नुकसान होता है और आप कमजोर भी होने लगते हैं, रोग आपको पकड़ने लगते हैं, मतलब धन हानि और मान हानि दोनों होती है। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं, शरीर हानि भी। अच्छा, क्योंकि रोग आपको उस समय में बहुत जल्दी पकड़ते हैं। आप देख लीजिएगा, जब क्योंकि वीकनेस का मतलब यह है कि रोगों को, वायरस का अटैक, तनाव में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अभी आप देखेंगे कि अभी बड़ी एक चर्चा है जिसको कहते हैं आप डिप्रेशन में हैं, आप तनाव में हैं, आप अभी फिलहाल बहुत चर्चा इस पे हो रही है, देश दुनिया में चर्चा हो रही है, काउंसलिंग की भी बातें हो रही। अमिताभ बच्चन ने अभी जो कौन बनेगा करोड़पति में उसने कहा कि हम इसके ऊपर अभियान चलाएंगे, चलाना जरूरी है, क्योंकि आज 15 साल का लड़का, बच्चे 12 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपकी जनरेशन क्या बनेगी। इसलिए रिश्तों का प्रगाढ़ होना बहुत जरूरी है। तो हम प्रोफेसर साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये जो डिप्रेशन है, ये तनाव की स्थिति है जिसकी वजह से परिवारों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है, और ये एक विकराल रूप जो है न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बड़ी चर्चा हो रही है विश्व में। कल भी मुझे याद है कि दीपिका पादुकोण जो है, उनके रिश्ते जो है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनके रिश्तों में जो दरार आ गई थी उसकी वजह से वो काफी तनाव में थी और डिप्रेशन में चली गई थी, और उनसे उभरने उन्होंने स्वीकार किया उन्होंने कि मुझे उभरने में एक लंबा वक्त लगा। और कई बार इस तरह की जब पारिवारिक कलह होते हैं जिसमें आप आत्महत्या करने की सोचते हैं और कई ऐसे मसले आते हैं जिसमें लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो क्या प्रोफेसर साहब, जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं तो क्या हम ऐसा कोई माध्यम है भृगु ज्ञान बाय कौंजलीला में कि हम इस डिप्रेशन से, तनाव से हम बाहर निकल सकें? बिल्कुल, भृगु ज्ञान को तो मतलब देखिए, ये डिप्रेशन जो प्रॉब्लम आई है वो आई ही है कि रिश्ते हैं तो डिप्रेशन है, पर वो था, मैं कहूंगा जब से भृगु ज्ञान का चर्चा शुरू हुई है उससे पहले की बात है ये। 2011 आप मान के चलिए कि चेंज का विषय साल मान सकते हैं आप इसको, और 2011 से भृगु ज्ञान चर्चा में आया है, और उसके बाद से डिप्रेशन नाम की चीज की चिड़िया जो है वो बहुत ज्यादा बातचीत में आ गई। आज अगर आप बात करते हो सिर्फ 7-8 साल लगे हैं, और मेरे ख्याल से कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में इसी बात की चर्चा हो रही है। 2008 में सुनने में आया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में टीनेजर्स ने सबसे ज्यादा सुसाइड की है, इस कारण से, डिप्रेशन के कारण सबसे ज्यादा सुसाइड टीनेजर कम्युनिटी के वेस्टर्न कंट्रीज में हुए। अब टीनेजर कम्युनिटी अगर सुसाइड करती है तो आपका तो कंट्री खत्म हो गया, देश खत्म हो गया, क्या राष्ट्र रह गया आपका, कि जिस राष्ट्र में टीनेजर कम्युनिटी एनर्जी
ऊर्जा कहाँ पर है? टीनेजर कम्युनिटी में ऊर्जा है। अगर वही खत्म हो गई तो आपको तो कंट्री में ऊर्जा रहेगी कहाँ? आप क्या करोगे? जापान की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी टीनेज की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट कितनी 5%, 2% भी नहीं रह गई है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? और सारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मरे, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। अब बताओ, मृत्यु का भी इंतजार किया जाता है क्या? वो तो आई जाएगी जब आनी है। ठीक है पंकज जी, ये जो तनाव वाली बात है, डिप्रेशन की बात जो हो रही है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे जो है बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है। मुझे लगता है आज एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं वही जो भाभी और देवर का रिश्ता जो है, फिर कहिएगा कि पता नहीं घुमा फिरा के वही लेके नहीं, वो बहुत जरूरी है, वो बताना भी दर्शकों को जरूरी है। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, भाभी देवर और भाभी ननद के रिश्तों के बारे में। अब जो है प्रोफेसर साहब से एक बार ये जान लेते हैं, क्योंकि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि भृगु ज्ञान जो है वो तत्वों की बात करता है, 5 तत्वों की बात करता है, पृथ्वी जल आकाश और पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु, इसकी बात करता है। तो प्रोफेसर साहब ये तत्व जो है जी, उनके माध्यम से हम कैसे इन रिश्तों में और मधुरता ला सकते हैं, और किसकी कमी से, एक बार पहले ये बता दीजिएगा कि किसकी कमी से इसमें जो है वो, इस रिश्ते में जो है वो कड़वाहट आती है जी। तो इसमें देखिए, जैसे मान लो मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ अग्नि तत्व। अगर मेरा अग्नि तत्व डिस्टर्ब हुआ तो मेरे को ना बिना बात के गुस्सा आएगा। अब सामने वाले ने कोई बात अपने लिए कही है लेकिन लगेगा कि मेरे लिए कही है, तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन करूंगा। अरे जब मेरे लिए बात ही नहीं कही है तो मैं उस पर रिएक्शन करना मेरा बनता ही नहीं है ना। लेकिन ये समझ में कैसे आएगा? तो अग्नि तत्व अगर बिगड़ा है मेरा तो मेरी ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मैं अंदर से जल रहा हूँ और मैं उसको नहीं कुछ कह रहा हूँ, पर जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं उसको कह रहा हूँ कुछ। ठीक है। तो ये इस समय में अगर हम ये समझ लें कि भाई इस समय में इसका अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें हट जाना है कैसे, नहीं तो हम भी जलेंगे। तो बस बात खत्म होगी, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। और वो अग्नि तत्व तो नेचुरली अगर एकदम जला है तो वो बुझ भी जाएगा, तो वापस अपने नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। और इसके लिए नहीं तो भृगु ज्ञान ने रेमेडीज दी है, छोटी छोटी रेमेडीज दी है। वो कहता है कि एक 4 पोएम बोल लो, और 4 तरह की पोएम है, 10 तरह की पोएम, मतलब टोटल मिलाकर के शायद 5 तत्व है, तो 5 तत्वों के हिसाब से 25 या 30 पोएम्स है। तो कौन सा तत्व मेरा सेंसिटिव है ये जान ले, भृगु ज्ञान बता देता है, और उसके हिसाब से वो पोएम है। जब भी आपको लगे कि आपका अग्नि तत्व बढ़ रहा है तो आप वो पोएम बोल दोगे तो आपका अग्नि तत्व टेक केयर हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म जी। बिल्कुल काफी अहम बातें प्रोफेसर साहब ने बताई है कि मतलब ये है कि रिश्तों में मधुरता लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने गुरु और शिक्षक की बात की, प्राध्यापक की बात की, बहू को शादी से पहले किस, बेटी को मतलब शादी से पहले लड़की को किस भूमिका में होना चाहिए और उसका क्या शादी के बाद किस तरह का लाभ होता है रिश्तों को मधुर बनाने में, उन्होंने इन तमाम बिंदुओं पे प्रकाश डाला है। और उन्होंने कहा है कि अगर जो हम रिश्तों की बात करते हैं, जो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, उस 5 तत्वों की पहचान कर ले हम, तो उनको अगर फिर बैलेंस कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके रिश्ते उससे और मधुर बनेंगे, और आप जो है डिप्रेशन, तनाव और जो धन की हानि और तमाम तरह की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि भृगु ज्ञान के माध्यम से जो प्रोफेसर साहब दावा कर रहे हैं कि ये संभव है, बिल्कुल टेस्टेड है, वैज्ञानिक है, प्रमाणिक है और रिसर्च किया हुआ है, और संघ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, और संघ टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट है। अनादिकाल में जो भृगु ज्ञान हम जो ऋषि थे उस वक्त जो उन्होंने रिसर्च किया था, बीच में किसी वजह से वो कहीं न कहीं जो है निरंतरता नहीं बनी रही है, दोबारा से उस पर शोध प्रोफेसर साहब ने किया है, और आप लोग के लिए लेके आए हैं, आपके परिवार में आपका जीवन बेहतर हो, राष्ट्र बेहतर हो और पूरा विश्व में शांति की स्थापना की जा सके, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उदय जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से आज जो है इस विषय पे रिश्तों पे जो है हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अगले एपिसोड में और रिश्ते हैं, तमाम रिश्ते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और प्रोफेसर साहब से हम यही चाहेंगे कि एक बार फिर से ये रिश्तों के बारे में जो है वो थोड़ी सी जानकारी और दे दे कि ये जो रिश्ते, जो 2 रिश्तों की इस एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे लोगों के लिए ये बताएं कि उसको और कैसे प्रगाढ़ और मधुर बनाया जा सकता है, छोटे कम समय में जरा सा बताने का कृपा कीजिए। कुछ और टिप्स दे सकते हैं हम तो? जी अभी जी हाँ, अभी हाँ, वो बड़ा आसान है कि जैसे जब विवाह होता है ना, विवाह के जब वो चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है, मतलब फेरे ले रहे हैं और वो ले रहे हैं, उसमें सिर्फ
अगर हम क्लोज रिलेशन जो हैं, जैसे भाभी, देवर, नन, सास, ससुर और लड़की के पेरेंट्स और उनके भाई बहन, ये 10 लोगों का अगर हम तत्व ज्ञान डिस्कस कर ले और वो एक दूसरे के बारे में बता दें तत्व ज्ञान से कि भाई इनका ये तत्व प्रधान है, इनका ये तत्व प्रधान है, मतलब डिस्टर्ब होता है, जल्दी सेंसिटिव है, और 10 के 10 का अगर सेंसिटिव तत्व 10 के 10 लोगों को पता लग जाए तो बस इतना ही ध्यान रखना कि वो तत्व मेरी वजह से उसका वो तत्व डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आपके रिश्तों में मधुरता अपने आप आ जाएगी। ठीक है पंकज जी, अब लगता है कि आज हम लोग काफी चर्चा कर लिए इस विषय पे। अब अगले एपिसोड में और रिश्तों की बात करेंगे और तनाव की बात अभी और करेंगे। अभी तो डिप्रेशन पे एक अलग से हम लोग पूरी हाँ, चर्चा करेंगे और करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब प्रोफेसर साहब को जो है इजाजत लेनी चाहिए, दर्शकों से हम लोग तीनों को इजाजत लेनी चाहिए। प्रोफेसर साहब हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अहम जानकारियां दी आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब का नंबर लगातार जो है वो आप देखेंगे कि कार्यक्रम के दरमियान जो है आपको नंबर फ्लैश होते रहते हैं, आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर आप हमें बताएं। हमारे इस कार्यक्रम को जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके अगर कोई सुझाव है तो आप हमें बेझिझक और निसंकोच हमें बताएं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम तीनों उदय जी और हमारे जो मुख्य जो अतिथि हैं प्रोफेसर साहब अश्विनी अग्रवाल जी, हम विदा लेना चाहेंगे आपसे। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे हम नए विषय को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। जी नमस्कार।